हेलो, नमस्कार और आदाब तमाम दोस्तों को अपने दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। आज का टॉपिक एक विवादास्पद टॉपिक है और थोड़ा हैरान करने वाला भी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक रिश्ते के बारे में जो मेरे ख्याल से हमारी जिंदगी का सबसे जरूरी रिश्ता है। ये सबसे जरूरी नहीं है सिर्फ रिश्ते की नजदीकी की वजह से, बल्कि इसलिए भी कि इसका असर कई दूसरी जिंदगियों पर, इंसान की जिंदगी के कई और पहलुओं पर भी पड़ता है। और असल में उसकी पूरी जिंदगी इस बात के नजरिए से देखी जा सकती है कि ये रिश्ता कैसा रहा, उसकी शादी कैसी रही। तो मैं शादी के इस सिस्टम में गहरे उतरना चाहता हूँ और थोड़ी बात करनी चाहता हूँ कि आपके ग्रहों के प्लेसमेंट कैसे एक बहुत बड़ा कारण बन सकते हैं, और साथ ही रिश्ते के लिए आपका नजरिया, सामने वाले इंसान के लिए आपका नजरिया भी एक बड़ा कारण बन सकता है आपके लिए अपनी जिंदगी को तबाह करने में, बजाय इसके कि उसमें से कुछ खूबसूरत बनाएं, बजाय इसके कि उससे कोई खूबसूरत पार्टनरशिप बनाएं। तो सबसे पहले हम जानते हैं, जब आप एस्ट्रोलॉजी के पास जाते हैं, शायद दो मुमकिन पार्टनर्स के बीच कुंडली मिलान के लिए, तो आपको पता चलता है, आप थोड़ा समझ पाते हैं दूसरे के ग्रहों के प्लेसमेंट, क्या चुनौतियां हो सकती है। लेकिन आजकल बहुत सारी शादियां कुंडली मिलान के आधार पर नहीं हो रही। बहुत सारे रिश्ते लड़के लड़की के एक दूसरे को पसंद करने की वजह से बनते हैं, और फिर कुंडली मिलान एक हद तक ही काम आता है। और उसके बाद भी लड़का लड़की को एक दूसरे से शादी करने की इतनी चाह होती है कि वो एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट उन्हें परेशान नहीं करते, और वो उन्हें इग्नोर कर देते हैं। भले ही एस्ट्रोलॉजर उनसे कहे कि तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना है, उस चीज का ध्यान रखना है, वो कहते हैं ठीक है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, हम अपनी शादी निभा लेंगे। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि बहुत सारी लव मैरिज भी टूट रही हैं या तलाक पर खत्म हो रही है, बस कुछ सालों में तलाक हो रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या है तुम्हारे एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट में, और तुम अपने रिश्ते को कैसे चलाते हो, जिसकी वजह से शादी तुम्हारा और तुम्हारे पार्टनर का और कई दूसरी जिंदगियों का सत्यानाश कर रही है। तो सबसे पहले ये देखना बहुत जरूरी है कि तुम्हारी कुंडली में शादी की नकार न होने की सूरत है या नहीं। अगर शादी से इनकार हो, डिनाइड है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो एक कमिटेड, सोशली एक्सेप्टेबल रिलेशनशिप में आने की, वो शायद नहीं बनेगा। बहुत सारे लोगों ने शादी करने की कोशिश जरूर की होगी, लेकिन या तो बहुत चुस्ती दिखाने और सही इंसान के इंतजार की वजह से, या जब सही इंसान आया तो उसने तुम्हें नहीं चुना, और इस तरह तुम्हारी शादी नहीं हुई। और फिर पछतावे में मुझे लगता है कि वो इंसान ठीक था, या वो इंसान जिसे मुझे हाँ कह देनी चाहिए थी, और आज मैं बिल्कुल शादीशुदा नहीं हूँ। तो एक बात है, तुम्हें पता है, हम में से कुछ लोगों के साथ ऐसा होता होगा जिनकी कुंडली में शादी होने से इनकार हो, या हम किसी रिलेशनशिप में पड़ते हैं और वो रिलेशनशिप कुछ सालों से ज्यादा नहीं चलती है, और फिर हमारे पांव ठंडे पड़ जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम दोबारा शादी नहीं करना चाहते, हम वही दर्द दोबारा नहीं भोगना चाहते, और हम चाहते हैं इस बार जिससे शादी करूं वो ऐसा होना चाहिए जिसके साथ पूरी जिंदगी बसाऊं। मैं वही चुनौतियां दोबारा नहीं झेलना चाहता। अब शादी तुम्हारी जिंदगी की तबाही का सबब क्यों और कैसे बन सकती है? क्योंकि ये एक बहुत भारी बात है। क्या शादी तुम्हारी जिंदगी तबाह कर रही है? देखो, शुभाया श्लोक हमें बताते हैं कि गृहस्थ आश्रम यानी शादी की संस्था और अपने पार्टनर के साथ घरेलू जिंदगी बिताना तुम्हारे वजूद की कुंजियों में से एक है। तो गृहस्थ आश्रम बहुत बहुत अहम है, और गृहस्थ आश्रम से गुजरे बिना मोक्ष आसान नहीं होगा, मुक्ति आसान नहीं होगी। तो इंसान को गृहस्थ आश्रम से गुजरना ही होता है, गृहस्थ आश्रम के मंथन से गुजरना होता है, इससे पहले कि हम बड़ी या ऊंची चीजों के लिए तैयार हों। और इसलिए गृहस्थ आश्रम फिर स्तंभ बन जाता है, या सबसे बड़ी चीज, या सबसे बड़ी रुकावट, साथ ही तुम्हारी मुक्ति के लिए, तुम्हारे मोक्ष के लिए सबसे बड़ा योगदान देने वाला कारक। गृहस्थ आश्रम को स्थापित करना और उसे अच्छे से करना बहुत बहुत अहम है। हालांकि हर बार गृहस्थ आश्रम अच्छा नहीं चलता। एक वजह ये हो सकती है कि ग्रहों के प्लेसमेंट ऐसे हैं कि तुम्हें किसी के साथ वैवाहिक रिश्ते में, किसी साथी के साथ खूबसूरत जिंदगी नहीं बसनी है।
तुम्हें मंथन से गुजरना है। तो हम में से कुछ लोग इतने कठिन प्लेसमेंट लेकर पैदा हुए हो सकते हैं कि चाहे कुछ भी कर लो, चाहे रिश्ते में कितनी भी कोशिश कर लो, शादी आसानी से नहीं चलती, रिश्ता आसानी से नहीं चलता और चुनौतियां आती रहती है। और अगर तुम्हारी लव मैरिज है जहां कुंडली मिलान की कोई खास अहमियत नहीं थी, तो लड़की की कुंडली या पति पत्नी की कुंडली भी उतनी ही खराब हो सकती है या उतनी ही चैलेंजिंग हो सकती है। और अब 1+1 2 के बराबर नहीं है, 1+1 11 के बराबर है, क्योंकि चुनौतियां दोनों तरफ से हैं। अगर एक इंसान की कुंडली वैवाहिक जीवन के लिए बहुत शानदार हो और दूसरे इंसान की कुंडली उतनी अच्छी न हो, तब भी कोई न कोई संतुलन बना रहता है। हालांकि अगर दोनों की कुंडलियां, दोनों इंसानों के प्लेसमेंट वैवाहिक जीवन के लिए बहुत बहुत कठिन है, तो फिर वैवाहिक जीवन बहुत बहुत खराब हो सकता है। असल में ये दोनों इंसानों के लिए विनाशकारी हो सकता है। लेकिन शादी की इस संस्था में इतनी अहम बात क्या है? कैसा रहेगा अगर हम बिना शादी किए एक कमिटेड रिलेशनशिप में रहें? अब एक छोटा सा फर्क है बिना शादी किए कमिटेड रिलेशनशिप में रहने और किसी के साथ रिलेशनशिप में रहने में, लेकिन दूसरों को बताने में, मतलब उसे छुपाने में। तो मसलन तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, लेकिन तुम दुनिया को नहीं बता रहे, तुमने उसे छुपा रखा है। रिश्ता छुपा है तो तुमने 7वें भाव को सक्रिय कर दिया है, क्योंकि तुम किसी के साथ रिश्ते में हो और उसके साथ रहना चाहते हो, या कम से कम अभी के संदर्भ में उसके साथ हो, लेकिन तुम उसे छुपा रहे हो, जो 12वां भाव है, छुपे हुए खजानों का भाव। तो तुम क्या कर रहे हो? तुम 7वें भाव को सक्रिय कर रहे हो रिश्ते में होकर, लेकिन रिश्ते को छुपाकर रखते हुए तुम 12वें भाव को भी सक्रिय कर रहे हो, नुकसान के, चुनौतियों के, बीमारियों के, अस्पताल में भर्ती होने के, एकांत के, बाकी सबसे दूर होने के भी। तो तुम ये सब चुनौतियां बुलावा दे सकते हो, क्योंकि तुम 7वें भाव को सक्रिय कर रहे हो, लेकिन ऐसे तरीके से जो बहुत छुपा हुआ है, बहुत गुप्त है, और फिर 12वां भाव भी सक्रिय हो जाता है। दूसरी 8वां भाव रहस्यों का भी है और तुम्हारे बाहरी जननांगों का भी भाव है, जिसका मतलब है कि तुम एक नहीं बल्कि 2 भावों को सक्रिय कर रहे हो, 2 दुष्टानों, 8वें और 12वें भाव को, जब तुम रिश्ते में हो लेकिन उसे छुपा रहे हो, जहां तुम गुप्त रूप से शारीरिक सुख ले रहे हो, लेकिन तुमने सामाजिक रूप से इसे स्वीकार नहीं किया है, तुमने रिश्ते को मान्यता नहीं दी है। तो एक चुनौती है जब तुम उस तरह के रिश्ते में पड़ते हो। दूसरा तरीका है जब तुम सामाजिक रूप से एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो, तुम 2 लोग हो, हम साथ हैं, लेकिन अभी शादी नहीं की है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम एक ऐसे रिश्ते में पड़ रहे हो जो सामाजिक रूप से कमिटेड रिश्ता है, तुम उस रिश्ते के प्रति वचनबद्ध हो रहे हो, तुम एक दूसरे को स्वीकार कर रहे हो, तो तुमने 7वें भाव को सक्रिय कर दिया है। और अगर तुम एक दूसरे के साथ रह रहे हो, साथ में अपना घर बना रहे हो, तो तुम 4थे भाव को सक्रिय कर रहे हो। क्या ये बहुत मजबूत नहीं है? तुम फिर 4थे भाव को सक्रिय कर रहे हो, जो तुम्हारी मटीरियल चीजों में, तुम्हारी सुविधाओं में चुनौतियां लाएगा, क्योंकि 4था भाव तुम्हारी मानसिक शांति और घरेलू सुख का भाव है। तो क्योंकि तुम अपना घरेलू घर बना रहे हो, और अगर 4थे भाव में नेगेटिव प्लेसमेंट है, तो तुम दुखों को सक्रिय कर रहे हो, तुम नाखुशियों को सक्रिय कर रहे हो, तुम झुंझलाहट को सक्रिय कर रहे हो, तुम चिंताओं को सक्रिय कर रहे हो, क्योंकि 4था भाव मानसिक शांति का भी है। तो अगर वहां नेगेटिव प्लेसमेंट है, तो गृहस्थ आश्रम को स्थापित करने की वजह से, घरेलू घर की वजह से, तुम 4थे भाव को सक्रिय कर रहे हो, और अगर नेगेटिव प्लेसमेंट है, तो तुम निराशा, चिंता, कोई शांति नहीं, कोई सुख नहीं सक्रिय कर रहे हो। और चूंकि 7वां भाव भी सक्रिय है, अगर तुम्हारे 7वें और 4थे दोनों भावों में चैलेंजिंग प्लेसमेंट है, तो किसी के साथ घरेलू माहौल में एक साथ रहना वो चुनौतियां भी पैदा करेगा। अब दूसरी तरफ तुम्हारा 11वां भाव तुम्हारी इच्छाओं और ख्वाहिशों का भी है, और शादी हम में से ज्यादातर लोगों की, या लगभग सभी की इच्छा होती है कि हमें एक खूबसूरत जीवन साथी चाहिए। हम एक ऐसा जीवन साथी चाहते हैं जो सबसे प्यार करने वाला, देखभाल करने वाला हो, और हमें लगता है कि जब हम ऐसे इंसान के साथ आते हैं तो हमारी इच्छाएं और ख्वाहिशें पूरी हो जाती है। तो 11वां भाव भी बहुत बहुत अहम है।
हालांकि चौथा भाव 11वें भाव से छठा भाव होता है, जिसका मतलब है कि अगर तुम्हारा 11वां भाव भी सक्रिय है और उसमें नेगेटिव प्लेसमेंट है और चौथा भाव 11वें का छठा होने के कारण मतलब दुश्मनों, चुनौतियों, मुद्दों का छठा भाव भी सक्रिय हो जाता है, तो तुम अपने गृहस्थ आश्रम या अपने घरेलू जीवन में एक दुश्मन ले आते हो, क्योंकि तुम्हारा चौथा भाव 11वें भाव से छठा भाव है। और अगर 11वें और चौथे दोनों भावों में नकारात्मक इल्लीगल कहा था, लेकिन संदर्भ में नेगेटिव प्लेसमेंट है, तो तुम अपने जीवन साथी को दुश्मन की तरह देखने लगते हो, एक प्रतियोगी की तरह, न कि एक साथी की तरह। तो ये बहुत जरूरी है कि इन तीनों भावों में बहुत कम मैल्फिक ग्रह हो, या दो भावों में, या तो 11वें या 7वें या दोनों में, या तो चौथे या 11वें में, या चौथे और 7वें में, या 11वें और चौथे में। अगर दो भावों में नेगेटिव प्लेसमेंट है तो घरेलू जीवन बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है, क्योंकि चौथा और 7वां भाव घरेलू जीवन से जुड़े हैं। और अगर चौथे और 7वें दोनों भावों में नेगेटिव प्लेसमेंट है, नेगेटिव प्लेसमेंट जैसे कि मेल्फिक वहां बैठे हो, कंबस्ट ग्रह वहां बैठे हो, रेट्रोग्रेड ग्रह वहां बैठे हो, या तुम्हारे लग्न के दो मेल्फिक वहां बैठे हो, या मेल्फिक दोनों भावों को देख रहे हो, जितने ज्यादा मेल्फिक होंगे चुनौती उतनी ही बड़ी होगी। और इस तरह उस भौतिक घर को स्थापित करना जिसमें तुम एक कमिटेड रिलेशनशिप में रह रहे हो, वो चुनौती पैदा कर सकता है। लेकिन एक असली शादी की रस्म चर्च या मस्जिद या मंदिर में सामाजिक इकट्ठे के साथ शादी करना कैसा रहेगा? तो तब तुम 9वें भाव को सक्रिय करते हो जब तुम किसी सामाजिक रस्म के जरिए किसी से शादी करते हो। 9वां भाव धार्मिक रस्मों का भाव है। तो जब तुम किसी से धार्मिक रस्म में शादी करते हो तो तुम 9वें भाव को भी सक्रिय करते हो। और क्योंकि तुम चौथा भाव घरेलू घर स्थापित कर रहे हो और चौथा भाव 9वें भाव से कितनी दूर है? ये 9वें भाव से 8वां भाव है। 8वां भाव क्या है? उस भाव के लिए बाधाएं, उस भाव के लिए चुनौतियां, अचानक मुद्दे। तो शादीशुदा जिंदगी के जरिए तुम चौथे भाव को सक्रिय कर सकते हो। शादीशुदा जिंदगी के जरिए तुम 7वें भाव को भी सक्रिय कर रहे हो और चौथे भाव को भी सक्रिय कर रहे हो। और क्योंकि तुम ये 9वें भाव धार्मिक रस्म के जरिए कर रहे हो, 8वें भाव के तत्व भी शामिल हो जाते हैं। तो इससे पहले कि कोई धार्मिक रस्म में शादी करे, उसे बहुत सावधान रहना होगा अगर प्लेसमेंट अच्छे नहीं है। अगर 9वें भाव बहुत सारे मेल्फिक हैं या 2 मेल्फिक और एक मेल्फिक चौथे भाव से जुड़ जाता है, तो तुम चैलेंजिंग घटनाओं या मुद्दों या निराशाओं को अपनी शादीशुदा जिंदगी में खींचकर लाते हो। तो किसी भी तरह, चाहे तुम शादीशुदा जिंदगी को छुपाओ, चाहे तुम रिश्ते को छुपाओ, जहां 8वां भाव सक्रिय होता है और 12वां भाव, तो ये एक चुनौती है, क्योंकि 8वां भाव बेवफाई का भी है या शादी की रस्म या शादी की संस्था के बाहर कुछ भी करने का। तो तुम खराब कर्म भी लाते हो, 8वां भाव भी सक्रिय हो जाता है। तो क्या होता है जब तुम किसी रिश्ते को छुपाते हो? तुम न सिर्फ 7वें भाव को सक्रिय करते हो बल्कि 8वें और 12वें को भी। और 8वां भाव तुम्हें उन क्षेत्रों से रुकावटें देना शुरू करता है जहां से तुमने कभी सोचा नहीं था कि रुकावट आनी चाहिए। जब तुम किसी से मिलते हो या किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हो और उसे अब तक छुपा रखा होता है, तो अचानक कुछ सालों में ही चुनौतियां आनी शुरू हो जाती है। अब हम उन चुनौतियों, उन रुकावटों को रिश्ते से नहीं जोड़ते। हमें लगता है कि हमने अभी किसी को डेट करना शुरू किया है। मैंने बहुत सारे लोगों के सामने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया है। अभी सिर्फ वो और मैं जानते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों को भनक हो कि उनके बीच कुछ है, लेकिन तुमने अपने करीबियों को भी ये रिश्ता नहीं बताया। तो फिर 8वां भाव और 12वां भाव सक्रिय हो जाते हैं। अगर तुम बिना शादी किए लिव इन रिलेशनशिप में कमिटेड रिलेशनशिप में आ रहे हो, तो क्या तब भी 8वां भाव सक्रिय होता है? वो तो 11वें भाव का कर्म भी है। इच्छाएं, ख्वाहिशें कैसी हैं? तो तुम 11वें भाव को भी सक्रिय करते हो। 11वें भाव के नेगेटिव प्लेसमेंट, चौथा भाव, 11वें भाव से छठा भाव, वो चुनौतियां आती हैं। और शादीशुदा जिंदगी में धार्मिक रस्म के साथ 9वें से 8वां, वो चुनौतियां भी आती है। तो ये बहुत जरूरी है, चाहे तुम किसी भी तरह के रिश्ते में हो,
अगर उस तरह के रिश्ते में उन भावों के साथ ज्यादा नेगेटिव प्लेसमेंट जुड़े हैं, जैसे मैंने कहा चौथा और 11वां भाव, या चौथा और 7वां भाव, या 7वां और 11वां भाव, तो तुम्हें चुनौतियां झेलनी पड़ेंगी, मुद्दे झेलने पड़ेंगे। और शादी के अहम तत्वों में से एक ये है कि शादी सिर्फ एक इंसान के बारे में नहीं है, इसलिए ये बहुत नाजुक है कि तुम जानो किस में पड़ रहे हो। अब अगर तुम्हारी कुंडली में शादी नकारी गई है, डिनाइड है, तो तुम एक रिश्ते में तो पड़ सकते हो, लेकिन वो रिश्ता कुछ हफ्तों, कुछ महीनों, अधिकतम 1-2 साल में टूट जाता है। फिर तुम दूसरे रिश्ते में पड़ते हो और वो भी कायम नहीं रहता या टिक नहीं पाता, और वो भी टूट जाता है क्योंकि तुम्हें गृहस्थ आश्रम की बरकत या खुशियां नसीब नहीं है, घर की शांति तुम्हें नसीब नहीं, घर का सुख तुम्हें नसीब नहीं। तुम कोशिश करते रहते हो, क्या होगा? तुम्हें चुनौतियां और मुद्दे भी झेलने पड़ेंगे। और इसलिए शादी की संस्था में पड़ने से पहले इंसान को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि क्या हम अनावश्यक रूप से उन समस्याओं को पैदा कर रहे हैं जो पहले थी ही नहीं? क्यों कुछ लोग बहुत खुश, बहुत लापरवाह लगते हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, वो शादी करते हैं और 1-2 साल में ही सब कुछ तहस नहस हो जाता है। कभी कभी तो तुम उस इंसान को पहचानते ही नहीं। तुम सोचते हो, क्या ये वही इंसान है जिससे मैं शादी से पहले मिला था? वो बहुत खुश रहता था, बहुत लापरवाह, हर वक्त अच्छी बातें करता था, जिंदगी की शानदार चीजें करनी थी उसे। और शादी के कुछ दिनों बाद वो इतना निराश, इतना बदशगुन, इतना परेशान नजर आता है। क्या हो गया इस इंसान को? मैं इसे पहचान भी नहीं पा रहा। एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट एक बात है। अगर मैल्फिक जो तुम्हारे चौथे भाव या 7वें भाव या 11वें भाव में शामिल है, मजबूत मैल्फिक है, उदाहरण के लिए राहु, सूर्य या मंगल, या तीनों एक साथ, चाहे वो वहां बैठे हो या उस भाव के स्वामी हो या उसे देख रहे हो या उनसे युति रखते हो, तो क्या होता है? ये बहुत कठिन प्लेसमेंट हो सकता है, एक कठिन कॉम्बिनेशन। सूर्य वैवाहिक जिंदगी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण ग्रह है। वजह यह है कि सूर्य राज करना चाहता है। जो लोग सूर्य से जुड़े होते हैं या 7वें भाव में बैठते हैं या चौथे भाव में बैठते हैं, उनकी आमतौर पर अपने जीवन साथी से तेज व्यक्तित्व के अंतर होते हैं। जिंदगी का कोई न कोई हिस्सा हमेशा कमी रहेगी, हमेशा झुलसता रहेगा। उन्हें कभी वो संतुष्टि पार्टनर से नहीं मिलेगी। जिंदगी का वो क्षेत्र, वैवाहिक जिंदगी का वो गुण उन्हें कभी संतुष्टि नहीं देगा। वो हमेशा उस खास क्षेत्र में कमी महसूस करेंगे, चाहे वो रोमांस हो, चाहे शारीरिक नजदीकी हो, चाहे देखभाल किए जाने का एहसास हो, चाहे समझे जाने का एहसास हो, चाहे वो कि कोई तुमसे हमदर्दी करे या तुम्हारा ख्याल रखे। एक चीज ऐसी होगी जो तुम हमेशा कमी महसूस करोगे। और क्योंकि सूर्य नेता है, इंसान राज करना चाहता है। उसे लगता है कि मैं सही हूँ, तुम्हें हर समय मेरी सुननी होगी। मैंने तुमसे कहा था, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? ये एक बात हुई। अगर राहु भी शामिल हो, राहु क्या है? राहु लालच है। राहु बहुत ऊंची उम्मीदें है। तो अगर राहु सूर्य के साथ भी शामिल हो, तो अब सूर्य नेता है। वो चाहता है कि दूसरा इंसान सब कुछ वैसे ही करे जैसा वो चाहता है, और उनकी बहुत ऊंची उम्मीदें हैं। मैं चाहता हूं तुम ये करो, और हो जाने दो ये तुम करो, बिना दिए बहुत उम्मीदें, और समझौता करने को तैयार नहीं, और तुम पर राज करना चाहते हो। और तीसरे, मंगल शामिल हो जाए। बहुत उम्मीदें, नेतृत्व, व्यक्तित्व के मुद्दे, अहंकार की समस्या, नार्सिसिस्टिक व्यवहार, और मंगल, हिंसा, गुस्सा, नाम पुकारना, उंगली उठाना, चीखना, बहस करना, झुंझलाहट, चिंताएं, चुनौतियां। और अगर तीनों मिलकर इस मिक्स में आ जाएं, तो ये एक जानलेवा कॉम्बिनेशन है खतरनाक परिणामों के लिए, न सिर्फ विनाशक बल्कि भयंकर परिणाम उस कपल के लिए। तो इंसान को बहुत बहुत सावधान रहना चाहिए जब शादी करने लगे या शादी में पड़े। अगर तुम पहले से शादीशुदा हो, तो और गहरे उतर कर देखो कि तुम कहाँ हो और तुम्हारे प्लेसमेंट कैसे है, क्योंकि अगर तुम्हारी शादी में गंभीर चुनौतियां हैं, तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो अगर तुम जानते हो कि क्या गड़बड़ है, तो फिर कुछ मौका है कि कुछ उपाय भी कर सकते हो,
चाहे अपने व्यवहार में या सामने वाले को समझने की कोशिश से या बैठकर एक दूसरे से बात करके। क्योंकि देखो, ये हमारे प्लेसमेंट है, हमें सावधान रहना होगा, वरना अनजाने में तुम कभी नहीं जानोगे, बस एक तूफान के बाद दूसरा तूफान झेलते रहोगे। राहु दूसरे इंसान में भयंकर दुश्मनी पैदा कर सकता है, कभी कभी हम में भी। और इसलिए जब तुम शादी करते हो या अगर तुम किसी रिलेशनशिप में हो और राहु किसी न किसी तरह मिक्स हो जाए, तो क्या होता है उससे ये कि हमारी जिंदगी के किसी न किसी क्षेत्र में हमारी बहुत ऊंची उम्मीदें होंगी जहां हम बिल्कुल भी समझौता करने को तैयार नहीं होंगे, खासकर जब हमें लगता है कि हमने बाकी मामलों में कितना समझौता किया है। और ऐसा है, मिसाल के तौर पर, एक औरत जो हर समय घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहती है और जिस आदमी से उसकी शादी हुई है वो अपने ढंग में और घर रखने के तरीके में बहुत गंदा है, तो एक बड़ी चुनौती है। वो आदमी कोशिश तो कर रहा है, लेकिन शायद उतना काफी नहीं है, और औरत के लिए ये कि ये इंसान गंदा है, उसने घर खराब करके रखा है। और वो आदमी सोच रहा होगा, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, शादी से पहले मैं बहुत बदतर था, मैंने बहुत कुछ बदलाव किए। ये बात उनके लिए एक बहुत बड़ा योगदान है, बाकी सब कुछ वो एक तरफ कर देते हैं। तो अगर तुम्हारी किसी एक क्षेत्र में भी सामने वाले से बहुत बड़ी मांगे हैं और अगर वो उतना कर नहीं पाता, तो तुम्हारे दिल के किसी कोने में हमेशा ये चुनौती रहेगी कि ये इंसान काफी अच्छा नहीं है, मैंने इस इंसान के साथ इतना लंबा समय गुजारा है, कोई और इतना नहीं कर सकता था, और मैं इस इंसान से खुश नहीं हूँ, मैं इस रिश्ते में क्यों पड़ा, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ इसके बारे में। और उस सवाल से क्या मैं कुछ कर सकता हूँ, कई चीजें निकलती हैं, जिनमें ये ख्याल भी आता है कि मैं अब इस रिश्ते में नहीं रहना चाहता, मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ। दूसरी सूरत हाल ये है कि जब तुम्हारा राहु खराब हो और किसी और मैल्फिक के साथ, चाहे वो मंगल हो या शनि के साथ भी, शनि और राहु एक खराब कॉम्बिनेशन हो सकता है, एक खराब युति, एक खराब दृष्टि 7वें और चौथे भाव पर, या राहु लग्न में बैठा हो, राहु चौथे भाव में बैठा हो, शनि 7वें भाव में बैठा हो, या शनि 7वें को देख रहा हो, या राहु 7वें या चौथे को देख रहा हो, तो वो क्या पैदा कर सकता है। वो ये पैदा कर सकता है कि तुम्हारी इतनी ऊंची उम्मीदें हो कि तुम अपने जीवन साथी की तुलना किसी और से करने लगो। मिसाल के तौर पर, एक औरत अपने पति की तुलना अपने बाप या भाई या अपनी सहेली के शौहर या अपनी बहन के शौहर से करती है और सोचती है कि वो बहुत अच्छे हैं, मेरी बहन का शौहर इतना अच्छा है, मेरा बॉस अपनी बीवी के साथ कितना अच्छा शौहर है, मैं इतनी नाखुश क्यों हूँ, मुझे क्यों नहीं मिला। तो जब तुम तुलना करने लगते हो और अपने शौहर, जीवन साथी के बाहर देखते हो, दूसरे लोगों को देखते हो और तुलना करते हो, तो फिर ये मौका भी है कि तुम लाइन पार कर सकते हो। और यहीं पर गृहस्थ आश्रम का चौथा भाव, जो बहुत पवित्रता वाला होता है, ढह सकता है और वो नकारात्मकता लाता है। कुछ भी करो जो चौथे और 7वें भाव को खराब करता हो, तो तुम नकारात्मकता को बुलावा देते हो, तुम संपत्ति में चुनौतियां बुलाते हो, तुम नुकसान बुलाते हो, पैसे उड़ते हैं, कोशिश करो, हारो। क्यों? 5वां भाव, क्या मैं? 5वां भाव सिर्फ रोमांस का भाव नहीं है। शादीशुदा जिंदगी में तुम्हें सामने वाले से अपना प्यार और मोहब्बत जाहिर करनी होगी। अगर ऐसा नहीं करते तो 5वां भाव बिगाड़ रहे हो, क्योंकि 5वां भाव सिर्फ तुम्हारे सट्टा निवेश के लिए जिम्मेदार नहीं बल्कि रोमांस के लिए भी है। अगर तुम उस भाव का एक क्षेत्र बहुत बुरी तरह बिगाड़ते हो, तो भाव के दूसरे क्षेत्र भी बिगड़ते हैं। अगर हम घरेलू जिंदगी बहुत खराब करते हो, अपने जीवन साथी को परेशान करते हो, तो चौथे भाव के मटीरियल पहलू चुनौतियां लाते हैं। ऐसा क्यों है कि जब तुम जीवन साथी से लड़ते हो, तो कभी कभी पूरा दिन खराब गुजरता है। उस दिन हम किसी से अच्छे से नहीं बन पाते, क्योंकि वैवाहिक जिंदगी या जीवन साथी सिर्फ 7वां भाव नहीं है, बाकी सभी जिनसे हर दिन जुड़ते हो वो भी 7वां भाव है, लेकिन तुम्हारा जीवन साथी 7वें भाव का लगभग 50% होता है। तो जब तुम सुबह सुबह अपने जीवन साथी से झगड़ा करके 7वां भाव खराब करते हो, क्योंकि 7वां भाव वो सब भी है जो हर दिन मिलते हैं, तो जहां भी जाते हो उस दिन तुम्हारी ज्यादातर बातचीत बिगड़ती दिखती है। तुम ध्यान नहीं लगा पाते,
तुम लोगों को जवाब नहीं दे पाते। वो खराब सुबह पूरे दान पर असर डालती है। और जब तुम घर लौटते हो तो कभी कभी घर जाने का मन नहीं करता, क्योंकि स्थिति का सामना नहीं करना चाहते, तो गोया घर जाने से भी डरने लगते हो। अब अगर तुम अपने प्लेसमेंट जानते हो तो बेहतर है, लेकिन मैंने देखा है कि कई बार प्लेसमेंट जानने से भी मदद नहीं मिलती। मैं एक एस्ट्रोलॉजर कपल को जानता हूँ, दोनों अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं और दोनों मैं जानता हूँ, फिर भी कभी कभी वो नहीं बन पाते। और चूंकि मैं एक पारिवारिक दोस्त हूँ और जानता हूँ कि उनकी जिंदगी में क्या होता है, तो कभी कभी मैं उनसे पूछता हूँ, लड़के से पूछता हूँ, तुम तो अपने जीवन साथी को इतना जानते हो, तुम खुद एस्ट्रोलॉजर हो, फिर भी तुम लोग इसका सामना क्यों नहीं कर पाते? तो वो कहता है, हाँ, मेरे प्लेसमेंट की वजह से। और वो औरत कहती है, हाँ, लेकिन उसकी कुंडली में ऐसे ऐसे प्लेसमेंट है, वो एक अच्छा शौहर नहीं बन पाता। तो एक दूसरे के मुद्दों और चुनौतियों को जानते हुए भी, एस्ट्रोलॉजर होते हुए भी, कभी कभी तुम इसका सामना करते हो, क्योंकि ये तुम्हारे कर्मों का भी एक हिस्सा हो सकता है। अगर तुम्हारे कर्म ये चाहते हैं कि तुम अपना कर्म का कर्ज चुकाओ, अगर तुम्हें वो कर्ज चुकाना है जहां तुम्हें अपनी शादीशुदा जिंदगी में चुनौतियां झेलनी है, तुम्हें वो मुश्किलें, तूफान, बदजनी, झुंझलाहट, गम, नुकसान सहना है, तो तुम उसमें से गुजरोगे। तो अगर तुम महसूस करते हो, अगर तुम देखते हो कि तुम्हारा चौथा भाव, 7वां भाव बहुत बुरी तरह पीड़ित है, जिसमें तुम्हारा 11वां भाव भी शामिल है, तो थोड़ा सावधान रहो कि तुम शादीशुदा जिंदगी में उतरना चाहते हो या नहीं। कैसे रिश्ते में उतरना चाहते हो? क्या सामाजिक रूप से शादी करनी है या नहीं? धार्मिक रस्म में शादी करनी है या नहीं? या बस एक कोर्ट मैरिज करो, 2 लोग कागज पर हस्ताक्षर करें, थैला लें, फिर सामाजिक रूप से मान्यता दें और 9वें भाव को सक्रिय किए बिना साथ रहें। तो बहुत सावधान रहो किसी भी तरह के रिश्ते में हो। अगर तुम किसी बुरे रिश्ते में हो, अगर किसी कठिन रिश्ते में हो, तो अपने प्लेसमेंट समझो, क्योंकि अगर तुम गृहस्थ आश्रम की जो मांगे हैं, शादीशुदा जिंदगी की जो मांगे हैं, 7वें भाव की जो मांगे हैं, चौथे भाव की जो मांगे हैं, उनके खिलाफ जाओगे तो फिर तुम्हारा रिश्ता ज्यादातर लोगों के साथ भी खराब होगा। या मटीरियल लाभ मिलना, खुश हासिल करना, मानसिक रूप से खुश रहना और मानसिक शांति, ये सब चला जाएगा। क्योंकि चौथा भाव सिर्फ तुम्हारी घरेलू शादीशुदा जिंदगी नहीं है, चौथा भाव तुम्हारी खुशी भी है और तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी भी। तो इसलिए सावधान रहो कि तुम किससे शादी कर रहे हो। अगर अभी शादी नहीं की है, अगर शादीशुदा हो तो बहुत सावधान रहो। अपने प्लेसमेंट एक बार फिर से देखो, अपने प्लेसमेंट बेहतर ढंग से समझो, बैठो और एक दूसरे से बात करो, या अपनी उम्मीदें कम करो, खासकर उस क्षेत्र में जहां सामने वाला इंसान ज्यादा योगदान नहीं कर सकता। तो ज्यादा सब्र रखो, ज्यादा समझ रखो। अगर तुम पहले ही एक कठिन शादी से गुजर चुके हो, या तुम ब्रेकअप की दहलीज पर हो, या पहले ही ब्रेकअप हो चुका है और तुम कोई दूसरा रिलेशनशिप सोच रहे हो, अगर पहले से एक बुरा रिलेशनशिप देख चुके हो, तो 10 बार सोचो उस नए रिलेशनशिप में पड़ने से पहले, क्योंकि हो सकता है तुम एक के बाद एक तबाही की लहरें बुला रहे हो। गृहस्थ आश्रम सबसे अहम आश्रम है, तुम्हें इससे गुजरना ही है। लेकिन अगर तुम्हारा गृहस्थ आश्रम बहुत सारी नकारात्मक चुनौतियों से भरा है, तो बेहतर है कि तुम उसमें कम निवेश करो और 2 बार सोचो कि तुम अकेले रहने में बेहतर हो, किसी संगी से बेहतर। तो इस पर अच्छे से सोचो। ये एक अहम संस्था है, ये कोई ऐसी अनिवार्य संस्था नहीं है जिससे तुम्हें गुजरना ही है। बेहतर ये है कि तुम गृहस्थ आश्रम से गुजरो, लेकिन अगर तुम अपनी जिंदगी तबाह करने वाले हो या तबाही को न्योता देने वाले हो क्योंकि प्लेसमेंट ऐसे हैं और शादीशुदा जिंदगी में खुश रहने का तुम्हारा कोई मौका नहीं है, तो बेहतर है कि तुम उस संस्था से दूर रहो, अपनी ऊर्जाएं कहीं और केंद्रित करो, कुछ बड़ा लक्ष्य बनाओ, बजाय इसके कि किसी ऐसी चीज के पीछे पड़ो जो थोड़े दिन की है। तो दोस्तों, ये वीडियो पसंद करो, इस वीडियो को शेयर करो, और अगर तुम मुझसे निजी सलाह लेना चाहते हो तो नीचे दिए लिंक पर मुझसे संपर्क करो। और अगली बार किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए ये है तुम्हारा दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।